Hello my dear students. Today's topic is, you can see different pictures over here of Rani Lakshmi Bai and some freedom fighters, and you can see the topic written over here, the revolt of 1857. Have you heard about this? Have you heard about this revolt of 1857 before? What is it? Why is it called a revolt, and why it is also called the Sepoy Mutiny? Let us answer your questions in this chapter, which is the revolt of 1857 or the first war of independence. ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसकी कुछ हिस्ट्री मैं बता रही हूँ आप लोगों को. ये 1857 में था. ईयर कौन सा है? 1857. अब आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 1757. फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? व्हाट इज दिस बैटल ऑफ प्लासी मैम? व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट इट? Why are you talking about first battle of Plassey and why not the revolt of 1857? It is connected. You knew जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में as traders आए थे. They came as East India Company. Yes or no? They came around in the 17th century, in around 1650s, some ऐसे ईयर. यानी कि 100 साल बाद 1757 में उनको रियलाइज़ हुआ कि हम इंडिया को प्लंडर कर सकते हैं, हम इंडिया को लूट सकते हैं, रूल कर सकते हैं. हम इंडिया को क्यों एक कंपनी बन के रहे, क्यों ना पूरे इंडिया को पे ही राज्य करें. सो दैट वाज द थॉट कमिंग इनटू द minds of the British East India Company. They didn't wanted to remain traders anymore, but they wanted to become the rulers. Okay? Therefore, जब बंगाल में जो किंग था उनके साथ, जो सिराजुद्दीन दौला के साथ जब लड़ाई हुई थी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और नाउ दे केम टू बी नोन एज द रूलर्स. तो 1757 से 1857 तक कितने साल का गैप हुआ? 100 ईयर्स का गैप हुआ. इन 100 ईयर्स के दौरान में इन लोगों ने क्या ऐसे काम किए कि अचानक से लोगों को लगा कि वी आर फेड अप ऑफ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हमें इनसे निजात पाना है. वी डोंट वांट टू बी इन देयर किंगडम एनी मोर, वी डोंट वांट देम टू बी आवर रूलर्स एनी मोर. ओके, उनको अभी रूलर्स नहीं रखना था. तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज थे. देयर वर मेनी कॉजेज ऑफ दिस रिवोल्ट. लोग स्पेशली जो सोल्जर्स हैं, जो लोअर क्लासेस के लोग हैं, जो वुमेन, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, इन सब ने इनके अगेंस्ट खड़े हुए. स्पेशली जो डिफरेंट कास्ट के लोग थे, है ना, जो ब्राह्मण्स हैं, जो क्षत्रियाज हैं, जो सोल्जर्स हैं. तो स्पेशली ये जो ग्रुप ऑफ लोग हैं, इन लोग ने ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई, है ना. वो आवाज़ उठाना या रिवोल्ट किया, इसीलिए इसको सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं. ये ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से एक सिपॉय म्यूटिनी है. सिपॉय म्यूटिनी मतलब वो होता है कि एक ऐसा रिवोल्ट या ऐसी हरकत बाय अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल लाइक सोल्जर्स और सम रूलर्स जो अपने किंग को ना फॉलो करें या पर्टिकुलर लॉ को नहीं फॉलो करें, रिवोल्ट करें. इसीलिए उसको एक सिपॉय म्यूटिनी, सिपॉय यानी कि सोल्जर्स की म्यूटिनी. ऐसे किसने कहा था? ब्रिटिशर्स ने कहा. लेकिन वीर सावरकर ने अपने बुक में लिखा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में उन्होंने बुक लिखी थी और उसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ सिपॉय म्यूटिनी, इट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. पहली बार हम लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसका बहुत सारा इम्पैक्ट भी पड़ा नेशनलिज्म की फीलिंग पे. इंडिया की आंखें खुली कि हाँ भाई, हम कोई हमें रूल कर रहा है. इनफैक्ट देखो 100 ईयर्स का गैप था. उस 100 ईयर्स के गैप में हम लोगों को इतना टाइम लगा एहसास होने के लिए, और फिर अनदर 90 ईयर्स लगे हमें, क्योंकि हमें आज़ादी मिली इन द ईयर 1947 में. यस और नो? इंडिया गॉट इज इंडिपेंडेंस इन द ईयर 15 अगस्त 1947 में. यानी कि ऑलमोस्ट 90 ईयर्स बाद, देखो ये बीच में 1857 है ना. 1757 में फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था? रूलर्स से
ट्रेडर्स से रूलर्स बने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1757 से 1857 के बीच में इन्होंने ऐसी कुछ हरकतें की, कॉजेज ऐसे कॉजेज थी जिसकी वजह से हम लोग स्पेशली जो सिपॉयज़ है, जो रूलर्स है, ये जो किंग्स पे, जो लोकल रूलर्स पे और हमारे सोशल कस्टम्स पे ये लोग इंटरफियर कर रहे थे। तो इस वजह से हम लोग ने आवाज़ उठाई, इसीलिए इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। और फिर 90 ईयर्स और लगे हमें आज़ादी मिलने के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 250 ईयर्स ब्रिटिश ने हमको रूल किया। तो लेट अस मूव फर्दर इनटू द चैप्टर। हम डिटेल में इस चैप्टर में जाते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या कॉजेस थे इस रिवोल्ट के। तो इस रिवोल्ट के बहुत सारे कॉजेस थे। तो हम इस चैप्टर को ना कि सिर्फ रिवोल्ट ऑफ 1857 समझेंगे, बल्कि इस चैप्टर का नाम होगा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप लोग ये लिख सकते हो, इस चैप्टर का नाम हो सकता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसी ये बात किसने कही थी? वीर सावरकर ने, ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो रिवोल्ट के मैंने कहा 1757 से 1857 में ऐसे क्या चीज़ें हुई थी, क्या कॉजेज थी जो ये रिवोल्ट हुआ। तो कॉजेज, पहला कॉज था, कॉज नंबर 1 पॉलिटिकल कॉजेज, कॉज नंबर 2 यहाँ पे सोशल कॉजेज और रिलीजियस कॉजेज को एक ही में आप लोग ले सकते हो, सोशियो रिलीजियस कॉजेज। पॉइंट नंबर 3 और 4 इज इकोनॉमिक कॉजेज। पॉइंट नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज एंड पॉइंट नंबर 6 इज योर मिलिट्री कॉजेज। यहाँ पे एक और कॉज मैं ऐड करना चाहूँगी, ओके, पॉइंट नंबर 7 लिख सकते हो आप लोग, वो है इमीडिएट कॉज। क्या होगा? इमीडिएट कॉज। तो इतने सारे कॉजेज थे इस रिवोल्ट को होने के लिए। तो सबसे पहले हम एक ट्री चार्ट देखते हैं। उस ट्री चार्ट में सारे कॉजेज को मैंने लिखे हैं, डिटेल में लिखे हैं, ओके, लिखे हैं, या एक स्लाइड बना है, आप लोग देख सकते हो। तो सारे कॉजेज को यहाँ स्लाइड फॉर्मेट में आप लोग देख सकते हो कि द रीजन फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा पॉलिटिकल कॉज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज। ब्रिटिश ने ऐसी कुछ पॉलिसीज यूज़ किए थे, एक्सपांशन, अपना रूलिंग का जो एरिया है वो बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज यूज़ किए थे, ठीक है। वो एक पॉलिटिकल कॉज बना, किसका? रिवोल्ट का। फिर दूसरा कॉज इसमें है डिसरिस्पेक्ट शोन टूवर्ड्स बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये लास्ट मुगल रूलर थे, 12th मुगल रूलर। उसके बाद मुगल शासन को ही मुगल की जो हायरार्की जो चल रही थी उसको ब्रिटिश ने रोक दिया। कहाँ पे आके? बहादुर शाह जफर के रूल तक आके। फिर एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश का क्राउन जो है वहाँ से रूल कर रहा था, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से, यहाँ मौजूद होके या हमारे लोगों की फीलिंग समझ के नहीं रूल कर रहा था। तो वो एक पॉइंट होगा, है ना। सब्सिडायरी अलायंस, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो हुआ पॉलिटिकल कॉज हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल कॉजेज। सबसे पहला इकोनॉमिकल कॉज था ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ? हमारी जो भी कमाई हुई पैसे इंग्लैंड के बेटरमेंट या ब्रिटेन के बेटरमेंट के लिए यूज़ हो रहा था, हमारे लोगों को या हमारे कंट्री के बेटरमेंट के लिए नहीं यूज़ हो रहा था। तो ये बहुत बड़ा धक्का था हमारे लिए। यस और नो? वी आर अर्निंग एंड दे आर यूजिंग वॉट एवर वी हैव अर्नड, द हार्ड अर्नड मनी जो हमारा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ वहाँ पे ड्रेन होना, यानी कि नहीं सुवेज से कोई पानी ड्रेन हो रहा, तो हमारा वेल्थ वहाँ पे ड्रेन हो रहा था। देन डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ओके, जो हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं जो हैंड से बनता है ना, ये जो राजस्थानी वर्क या गुजराती वर्क, जो महीन वर्क होता है, जो हैंड से ना कार्पेट्स बनाते हैं या शॉल्स बनाते हैं, ये सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम का फॉरेन कंट्री में बहुत डिमांड था। हमारे जो लोकल कॉटेज इंडस्ट्रीज से इन लोग क्या करते थे, कम पैसे से खरीद के महंगे पैसे में वहाँ पे बेचते थे, ठीक है। देन पॉवर्टी एंड फेमाइन, उसका भी उनको कोई लेना देना नहीं था कि इंडिया में गरीबी हो रही है या फेमाइन्स आ रहे हैं, इसको कोई लेना देना नहीं था। तो ऑब्वियसली ना, जब कोई आपका रूलर आपके बारे में सोच ही नहीं रहेगा, सोचेगा ही नहीं, तो आप उसके अंडर क्यों रहना चाहोगे। डेफिनेटली ये कॉजेज
रीज़न बनेंगे ही बनेंगे रिवोल्ट के, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पेजेंट्री, जो पेजेंट्स थे उनका डिक्लाइन हो रहा था इकोनॉमिकली, पैसे से उन लोग बिल्कुल एक तरीके से कुछ भी नहीं था उनके हाथों में। नेक्स्ट है रिलीजियस कॉज, रिलीजियस या सोशल कॉज भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे। हमारी सोसाइटी को वो लोग चेंज करना चाहते थे, और स्पेशली जो ब्रिटिश टारगेट कर रही थी रिलीजियस कस्टम्स को, है ना। तो जो कस्टम्स है, हमारे ट्रेडिशंस है, सती प्रथा या विडो रीमैरिज नहीं करना, ये सब प्रथा थी हमारी, जो उस टाइम पे सोसाइटी ऐसे चलती थी कि वुमेन को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। तो ये सारी प्रथाओं को जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं हटाना चाहते हैं। अच्छा काम है हटाना, क्योंकि अच्छी बात नहीं है कि वुमेन सती पे या आग पे जाके बैठ जाए, यानी कि अपने हस्बैंड की चिता पे बैठे। लेकिन उस टाइम के हमारे जो इंडियन पब्लिक थी, है ना, 19th सेंचुरी में, उस टाइम पे उन लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्वियसली गोरा काला तो होता ही होता था, है ना। हमारे इंडियंस को हाई पोस्ट नहीं दिया जाता था, हमारे इंडियंस को कभी वैल्यू नहीं दी जाती थी, हमारे इंडियंस को कहीं भी कोई भी एरिया में घुसने नहीं देते थे। ओके, टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, बताओ जहाँ रिलीजियस प्लेसेस को लोग दिल से कभी भी जाना पसंद करेंगे वहाँ पे टैक्स लगाया जा रहा था। तो यहाँ पे तो पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज, रिलीजियस कॉज हो गए। फिर मिलिट्री कॉज क्या था? ऑब्वियसली देयर इल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इंडियन सोल्जर्स। ओके, ये एक पॉइंट होगा। लोअर सैलरीज एज कंपेयर टू अदर्स, लेस चांसेस ऑफ प्रमोशन, कोई प्रमोशन नहीं होता था, और सैलरीज हमेशा फॉरेनर्स को या उनके जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते, सैलरी हमेशा, हम चाहे कितने भी लायक हो, कितने भी वेल क्वालिफाइड हो, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा सैलरीज नहीं दी जाती थी। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इसको भी पढ़ेंगे। देन देयर वाज दिस इमीडिएट कॉज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या सिपॉइज म्यूटनी। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना, ये एक्चुअली पॉलिटिकल कॉज में आता है, लेकिन यहाँ पे जो सिपॉइज म्यूटनी है, जो ये रॉयल एनफील्ड राइफल जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, आर्मी में जो इंट्रोड्यूस किया था, सोल्जर्स को यूज़ करना था, और इंडियन सोल्जर्स को ये यूज़ नहीं करना था, क्योंकि उसके जो कार्ट्रिजेस थे, राइफल के अंदर जो कार्ट्रिजेस डाले जाते थे, वो ऐसे मुंह से निकालना होता था, राइट। ऐसे खींच के निकालेंगे तो उसमें जो कार्ट्रिज के ऊपर जो काउज एंड पिग्स के लेयर ऑफ फैट चढ़े हुए थे, और ऑब्वियसली काउ जो है टैबू है ना। किसके लिए? काउ हमारे लिए सेक्रेड है, मुस्लिम्स के लिए, और जो पिग्स हैं वो टैबू है मुस्लिम्स के लिए। और काउ बेसिकली हमारे लिए काउस हिंदूज के लिए सेक्रेड है, और पिग्स जो है हमारे लिए मुस्लिम्स के लिए टैबू है। ठीक है, करेक्ट द स्टेटमेंट। नाउ मूविंग फर्दर इन द चैप्टर, this is what the chapter looks like in your textbook. The first war of independence, यही चैप्टर है आपका। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल कॉजेज 1 by 1 दिया गया है। सबसे पहले है पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन, जो हमने बताया था ना वही है। बस पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन में आपको यहाँ पे डीपली पढ़ाया गया है। ये जो पॉलिसी, ब्रिटिश अपना एक्सपांशन करना चाहते थे, या सारे इंडियन स्टेट्स को या कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जो मैंने कहा था 1757 में आया था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना टेरिटोरियल पावर इंक्रीज करना चाहता था, या अपना पॉलिटिकल पावर एक्सपांड करना चाहता था, तो 4 वे से वो करना चाहते थे। पहला है बाय आउटराइट वॉर्स, ओके, दूसरा है सब्सिडायरी अलायंस, ओके, और तीसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एंड नेक्स्ट है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसरूल। ठीक है, इसको 1 by 1 समझते हैं। पहला है बाय आउटराइट वॉर्स। आउटराइट वॉर्स क्या होता है? आउटराइट वॉर्स का मतलब होता है कि ये लोग अपना एक्सपांशन करने के लिए, ठीक है, ये बहुत सारे वॉर्स करते थे डिफरेंट स्टेट्स, जैसे मराठाओं के साथ वॉर कर लिया ताकि मराठा एरिया उनके अंडर आ जाए, तो ज़बरदस्ती की। जैसे कि यहाँ पे एक बैटल ऑफ बक्सार हुआ था 1764 में। यहाँ पे ब्रिटिश एज मास्टर्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बनना चाहते थे, इसीलिए वो लोग ये वॉर किए। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सार हुआ, उसके बाद और वॉर्स होने लगे, एंग्लो मैसूर वॉर्स। ठीक है, मैसूर एरिया तो आप जानती हो, वहाँ पे वो जानते ही हो, वहाँ पे वॉर्स होने लगे। ठीक है,
तो इसी तरह ये लोग क्या करने लगे, अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन करने के लालच में वॉर्स करने लगे। तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट का इम्प्रेशन दिया गया है ऑफ द फर्स्ट वॉर, कैसे वॉर्स हो रहे थे। और एक और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। तो बहुत सारे वॉर्स के लिस्ट दिए गए हैं, बक्सर है, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे एक पेशवा का एंटायर डोमिनेंस ऑल मराठा टेरिटरी नॉर्थ एंड साउथ ऑफ नर्मद वर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश थ्रू ऑल दिस, स्पेशली थ्रू द एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मतलब इंग्लिश लोग, मराठा तो आप लोग जानते ही है, ओके। जब मराठी, तो पंजाबी भी पीछे नहीं छोड़ा इन लोग ने, क्योंकि पंजाब भी इन्होंने 1849 में एनेक्स कर दिया था और सिख्स को इन्होंने डिफीट किया था बाय सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, इतने सारे वॉर हुए थे आसाम के साथ, अराकान के साथ, टेनेसेरियम, पेगू इन महर, यहाँ सब ये यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहते थे, सिंध से लेके मराठा तक हर जगह इनको अपने अंडर चाहिए था। गोवा ये नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पोर्चुगीज थे। तो यहाँ पे ये लोग क्यों ये कर रहे थे, ताकि अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन ये कर सके। नेक्स्ट है बाय सब्सिडायरी अलायंस। ये सब्सिडायरी अलायंस क्या होता है? सब्सिडायरी अलायंस का मतलब होता है कि ब्रिटिश जो है कुछ स्टेट्स अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, कुछ लॉ लिख के, एक अलायंस बना के। कैसे? ये एक अग्रीमेंट होता था बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स लाइक अवध, और जो अभी का अवध, तो अभी का जो लखनऊ और यूपी एरिया है उसको अवध। तो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थे ना, एग्जैक्टली स्टेट्स नहीं थे, तो प्रिंसली स्टेट जो किंग रूल करते थे। तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हो रहा था? एक अग्रीमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था? अग्रीमेंट हो रहा था। ये अग्रीमेंट किस बेसिस पे हो रहा था? इस बेसिस पे हो रहा था कि इस अग्रीमेंट के वर्च्यू पे स्टेट्स शैल लूज देयर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है द पावर टू रूल इंडिपेंडेंटली। वो इंडिपेंडेंटली नहीं रूल कर सकते विदाउट द पावर, विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफियरेंस, ओके, टू द ब्रिटिश। यानी कि वो ब्रिटिश का इंटरफेरेंस जरूर होगा, मतलब खुद नहीं रूल कर सकते। ये अग्रीमेंट हुआ था। तो इसके अंडर जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर उनको एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है हम आपका सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करते हैं, उन स्टेट्स को ब्रिटिश को अपना सुप्रीम पावर एक्सेप्ट करना था। सेकेंड पॉइंट, उनको सरेंडर देयर फॉरेन रिलेशंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी उनका पर्सनल रिलेशन था जिससे वो ट्रेडिंग कर रहे थे फॉरेन कंट्री से, समझो चाइना से, अफगानिस्तान, उनको वो रोक के वो ब्रिटिश के अंडर देना चाहिए। ऐसे ये अग्रीमेंट था। मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स अब खुद इंडिपेंडेंटली या सॉवरेन रूलर्स नहीं थे, उनको अब जो भी कुछ करना था ब्रिटिश के अंडर करना था। तो यही था सब्सिडरी अलायंस, एक अग्रीमेंट था बिटवीन द प्रिंसली स्टेट्स एंड दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, ओके। ये सब्सिडरी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। And agreed that they will not enter into any alliance with any other power and will not what? Wage wars. उनकी परमिशन के बगैर वो कोई वॉर्स नहीं वेज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद they accepted a British resident at their headquarters and agreed not to employ any European in their service without consulting the company. वो कंपनी को, मतलब एक तरीके से वो कंपनी को कंसल्ट किए बगैर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि किसी को अपॉइंट भी नहीं कर सकते, कोई ब्रिटिशर को भी अपने कंपनी, अपने किंगडम में। तो अग्री टू मेंटेन ब्रिटिश रूल्स एट देयर ओन कॉस्ट एंड वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। एक तरीके से वो अपना सॉवरेनिटी लूज किए थे, अपना इंडिपेंडेंस उन लोगों ने लूज किया था, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था द किंगडम ऑफ अवध। अवध कौन सा एरिया है? अवध एरिया है ये जो यूपी आप कह सकते हो, प्रेजेंट डे लखनऊ, उसके अगल बगल वाले थोड़े से सिटीज़, ओके। तो या यूपी कह दो एक तरीके से, उस टाइम पे अवध कहा जाता था। तो अवध को भी इसके अलायंस में ले लिया था उन लोगों ने, ओके। इस अलायंस के हिसाब से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765 बाय विच कंपनी अंडरटुक टू डिफेंड द frontiers of Awadh on the condition that the Nawab of Awadh will pay for the expenses such as
डिफेंस। तो इस तरह ये बहुत सारे उन्होंने स्टेट्स या प्रिंसली स्टेट्स को अंडर सब्सिडरी अलायंस ले लिया, यानी कि ऐसा अग्रीमेंट बनाया जिसमें वो बिना, जो ये सारी प्रिंसली स्टेट्स बिना ब्रिटिश के परमिशन कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं ले सकते थे, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट या सॉवरन रूलर्स नहीं रह सकते थे। ओके, नॉट एनी मोर, दिस वॉज सब्सिडरी अलायंस। ओके, बाय यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉज है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? इसके लिए मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगी, आप लोगों को पहचानना है उस पिक को। ओके, ये कौन है? ये Who is this? He is the person responsible for the introduction of doctrine of Lab. He is nobody but Lord Dalhousie. D से doctrine of Lab, D से Dalhousie, ऐसे याद रखिए। ये है लॉर्ड डालहाउजी, जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस किया था। चलिए देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में क्या क्या कंडीशंस थे। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में बेसिकली ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डालहाउजी। डी फॉर डॉक्ट्राइन, डी फॉर डालहाउजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इफ एन इंडियन रूलर डिड नॉट हैव अ बायोलॉजिकल हायर टू द थ्रोन, अगर कोई भी रूलर का बायोलॉजिकल हायर यानी कि उसी का बेटा या बेटी नहीं है बायोलॉजिकली, ओके, एडॉप्टेड नहीं होना चाहिए ना, एडॉप्टेड होना चाहिए ना कजिन्स, तो वो वाले हायर नहीं चलेंगे। अगर बायोलॉजिकल हायर नहीं है उनके थ्रोन को या उस टेरिटरी को ऑफ दैट रूलर, इट विल बी एनेक्स्ड, यानी कि ब्रिटिश उसको कब्जा कर लेगी क्योंकि उसका कोई बायोलॉजिकल हायर नहीं है उस पर्टिकुलर किंग का। Annexed by the British East India Company. Who will annex it? The British East India Company. यानी कि कोई भी रूलर का अगर बायोलॉजिकल बेटा बेटी या नहीं है, हायर नहीं है, बायोलॉजिकल हायर नहीं है, या बीवी भी बायोलॉजिकल होना चाहिए, एडॉप्टेड नहीं हो सकता है ना, कजन्स हो सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी किंग का बायोलॉजिकल हायर नहीं है तो उस पर्टिकुलर किंग की टेरिटरी किसके अंडर चली जाएगी? डायरेक्टली किसके अंडर चली जाएगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। तो ये तो बहुत बुरी बात हुई, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे रूलर्स थे जिनके बायोलॉजिकल बेटा या बेटी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल रानी ऑफ झांसी, ओके, रानी लक्ष्मीबाई फर्स्ट अगेंस्ट दिस पॉलिसी बिकॉज उसका खुद का, एक तो उसका एडॉप्टेड सन ऑफ अ हस्बैंड, उसके हस्बैंड तो थे नहीं, ओके, वो उनका डेथ हो गया था, तो अब वो अपने बेटे को बनाना चाहती थी हायर, जो कि एक एडॉप्टेड सन था। और जो एडॉप्टेड सन होने की वजह से ब्रिटिश ने कहा कि तुम्हारी टेरिटरी हम ले लेंगे, हमारे अंडर आ जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये रानी लक्ष्मीबाई को कतई मंजूर नहीं था, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई तो लड़ भिड़ गई इन लोगों के साथ। एंड और भी ऐसे बहुत सारे रूलर्स थे। इंडियन रूलर्स हैड अ प्रैक्टिस ऑफ एडॉप्टिंग अ सन फ्रॉम द फैमिली और अ रॉयल लीनियज इफ दे डिड नॉट हैव अ नेचुरल सन टू टेक ओवर द थ्रोन आफ्टर द रूलर्स डेथ। और उस टाइम पे तो जैसे मैंने कहा बहुत ऐसे होता था। तो जैसे मैंने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि एक कॉज था जिसकी वजह से बिल्कुल कौन, बहुत सारे इंडियन रूलर्स को हर्ट हुआ है ना। स्पेशली रानी लक्ष्मीबाई, वो अपने बेटे को, छोटा सा बेटा था, बांध के अपने पीठ पे वो लड़ने जाती थी। इसीलिए तो कहते हैं इसको झांसी की रानी, खूब लड़ी वो मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। ओके, देन देयर वाज अनदर केस वेयर आप देख सकते हो, ना कि सिर्फ झांसी की रानी, और भी बहुत सारे रूलर्स थे जिनको एडॉप्टेड होने की वजह से टेरिटरी छीन ली गई थी, किंगडम छीन लिया गया था। किसने छीना था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेज्ड मिस रूल। अब एलेज्ड मिस रूल क्या होता है? मिस रूल यानी कि आप सही से रूल नहीं कर रहे हो, ऐसे किसी किंगडम से कहा गया, जैसे किंग से कहा गया, अवध के किंग से, लखनऊ या जो यूपी वाला एरिया था,
एनेक्स किया गया था, एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी। व्हाट डिड ही से? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि कंपनी जो है आपका जो टेरिटरी है, अवध की टेरिटरी, दे आर एनेक्सिंग इट, आपसे कब्जा कर रही है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसरूल, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेज्ड मिसरूल। इसका कोई प्रूफ भी नहीं था, उन लोगों ने समझा कि नहीं रूल कर रहे हो सही से, चलो हम कब्जा कर ले, ठीक है। सो दे हैड टू पे हायर लैंड रेवेन्यू एंड एडिशनल टैक्सेस ऑन फूड हाउसेज एंड फेरीज, है ना। यानी कि जब एनेक्स कर लिया, अब वो टेरिटरी ब्रिटिश के अंडर आए, अब ब्रिटिश उन लोगों पे क्या करते थे, जुल्म करते थे, हायर टैक्स दे दो, नवाब का जो आर्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, नोबल्स है, ऑफिसर, उन सबको हटा देते थे, खुद के न्यू ऑफिशियल्स रखते थे, न्यू आर्मी रखते थे। और ब्रिटिश यहाँ तक कि उनके जो एस्टेट्स थे कॉन्फिस्केट कर देते थे, जो ज़मींदार के जो एस्टेट्स थे, लैंड थे, वो कॉन्फिस्केट करना यानी कि कब्जा करते थे। डिस्पोज तालुकदार बिकेम द ओपोनेंट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो इस तरीके से उन्होंने खुद ही दुश्मनी पाली थी, उन्होंने खुद ही सोचा कि इंडियंस इतने 100 साल तक कुछ नहीं बोले, 200 साल तक कुछ नहीं बोला, अब भी कुछ नहीं बोलेंगे, अब भी रिवोल्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया था, अब बहुत हो रहा था, है ना। यहाँ तक कि जो कंपनी सिपॉइज, कम से कम 75,000 जो अवध के सिपाही थे वो बहुत अफेक्ट हुए थे, ठीक है। ये सोल्जर्स को ज़बरदस्ती ब्रिटिश अपने आर्मी में लेके कह रहे थे कि बाकी का इंडिया कब्जा करने में हमें हेल्प करो, ओके। यहाँ तक उन्होंने उन पे जुल्म किया, इतना ह्यूमिलेट किया नवाब ऑफ अवध को कि पीपल ऑफ अवध जॉइंड द अपराइजिंग दैट ब्रोक इन द ईयर 1857। ब्रिटिशर्स को लगा चुप रहेंगे, लेकिन नहीं, वहाँ के लोगों ने दे जॉइंड द अपराइजिंग ऑफ 1857। नाउ द नेक्स्ट इज डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। ये है बहादुर शाह, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स और रह गए, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह एंड ऑल्सो treatment given to Nana Sahib and absentee sovereignty of the British. So what are this point? Disrespect shown to बहादुर शाह। यहाँ पे बहादुर शाह का पिक मैंने दिखाया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस के बारे में डिटेल में मैंने दिया है, होता क्या है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ये इंट्रोड्यूस किया था पॉलिसी। यहाँ पे इंडियन रूलर्स वर फोर्स्ड टू साइन एन अलायंस विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी under which they should allow the company to post British troops in the territory that could be used okay against the invasion of other rulers। ये तो था सब्सिडरी अलायंसेस के बारे में। और आप लोगों को मैंने लॉर्ड डलहौजी की भी पॉलिसी बताई। तो हर जिस ब्रिटिशर ने ये पॉलिसीज़ बनाए उनके नाम याद रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन देयर वाज इल ट्रीटमेंट टू द मुगल एम्परर। तो जो लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह थे, है ना। बहादुर शाह टू ही हैड बिकम द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्यों? क्योंकि उनसे उनका क्राउन, उनका यहाँ तक कि उनके जो कॉइन्स पे जो उनका किंगशिप कॉइन्स पे उनका चेहरा होता था वो भी हटा दिया गया था। ये कहा गया था कि आपके बाद कोई अब नहीं, उनको जो भी सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटिश से पहले सब हटा दिया गया था, मतलब उनकी वैल्यू डाउन कर दी। और यहाँ तक ये कहा गया था कि आज के बाद फिर कोई मुग़ल रूलर को इनके बाद कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये सब किया गया था। द ब्रिटिश रिएक्टेड टू दिस बाय किलिंग बहादुर शाह 2 sons and departing him to Rangoon. In spite of repeated pleadings of the emperor to at least die in his motherland, the British refused to release him and let him come back to India. This greatly angered the subjects of the एम्परर। तो ऑब्वियसली उसके अंडर जितने रूलर्स थे उन सबको गुस्सा आया। तो यही वो बहादुर शाह जफ़र हैं, ओके, द लास्ट मुगल एम्परर। तो इतना तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, ओके। मूविंग फर्दर, नाना साहेब पेशवा के पेंशन वाला इशू, ये क्या था? देखो, नाना साहेब पेशवा जो थे वो एडॉप्टेड सन थे ऑफ पेशवा बाजीराव। ना ये नाम से ही, बाजीराव के नाम से पता चल रहा है कि ये एक मराठा रूलर है ना।
तो इनके एडॉप्टेड सन थे नाना साहेब पेशवा। अब अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लेस, लॉर्ड डालहौसी ने क्या कहा, एडॉप्टेड सन्स को टेरिटरी का हायरशिप नहीं दिया जाएगा, उसको कौन कॉन्फिस्केट करेंगे, कौन कब्जा करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये चीज़ और यहाँ तक कि पेंशन वगैरह जो नाना साहेब को मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। तो ये द एडॉप्टेड सन दो नॉट अलाउड टू रूल द टेरिटरी वॉज गिवन अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी एज रेगुलर पेंशन फॉर हिज मेंटेनेंस। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा बाजीराव, नाना साहेब वो डिनाइड दिस पेंशन बाय द ब्रिटिश। एक तो टेरिटरी तो दिया ही नहीं, लेकिन उनके डैड के डेथ के बाद वो पेंशन भी रोक दी गई और यहाँ तक कि मजबूरन उनको कानपुर डिपोर्ट किया गया। वो मजबूरन कानपुर इतना दूर आके रहने पे मजबूर हो गए और वो कानपुर से ही उन्होंने अपराइजिंग ऑफ 1857 या रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया। तो उसका रीज़न क्या था, ही वॉज डिनाइड द पेंशन गिवन ओके ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट ही इज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। Okay, this is angered him and he joined the forces to revolt against the East India Company. Okay, I hope you have understood कि नाना साहेब पेशवा के पेंशन का इशू क्या है। Okay, so all this comes under the political issue या political cause of the revolt. Okay, now next we move on to there's another political cause which is the insecurity among the Indian ruler and unpopular administration. क्यों insecurity थी? क्योंकि British did not hesitate in breaking treaties with Indian ruler. ये कोई बात थी, हम एक रूल या ट्रीटी बनाते हैं तो डेफिनेटली उसको लास्ट करने के लिए या एक फेथ रहता है रूलर्स और दूसरे रूलर्स से, बट ब्रिटिश ने उन ट्रीटीज़ को ब्रेक किया, हर्ट किया सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन रूलर्स के। दे केप्ट एनेक्सिंग टेरिटरी आफ्टर टेरिटरी इन इंडिया। उनका मेन एम था एक्सपांशन करना अपना रूल, चाहे वो टेरिटरी को किसी भी तरीके कब्जा करें। ठीक है, नेक्स्ट, दिस क्रिएटेड फियर एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। ऑब्वियसली इंडियंस क्यों सेफ फील करेंगे ब्रिटिश कंपनी के अंडर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। अब रूलर्स भी सेफ नहीं फील कर रहे थे और रूलर्स के अंडर जो उनकी पब्लिक थी या उनकी जो शासन थी वो भी सेफ नहीं फील कर रही थी। एंड दे वर मतलब वो इनसिक्योर थी एंड दे वर प्रिपेयर्ड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेफ गार्ड देयर टेरिटरीज। And finally, there was racial discrimination, ruin of Indian handicrafts and loss of job. तो all these reasons basically ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ना, इसीलिए ये पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 आप कह सकते हो।